तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स जो कि कल यानी कि 9 दिसंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम है उसके मोस्ट VVI वायरल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और यही सब क्वेश्चन आपका कल के टेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। देखिए, विनिमय का मतलब होता है लेन देन, यानी कि इनमें से कौन सा आपका लेन देन का सबसे अच्छा साधन है। तो लेन देन का सबसे अच्छा साधन आपका मुद्रा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मुद्रा। देखिए, मुद्रा को आपका विनिमय का सबसे अच्छा साधन यानी कि सर्वोत्तम साधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मुद्रा के माध्यम से लेन देन करने से यानी कि विनिमय करने से किसी भी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होती है। जैसे मान के चलिए किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं या तो किसी भी वस्तु को हम लोग बेचते हैं, तो उसके बदले में हम लोग क्या लेते हैं, मुद्रा की मांग करते हैं, मुद्रा लेते हैं यानी कि पैसा लेते हैं। या तो खरीदते तो उसके बदले में हम लोग क्या देते हैं, पैसा देते हैं यानी कि मुद्रा देते हैं। तो इसके बीच में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती है क्या, नहीं ना होती है। इस वजह से आपका मुद्रा को विनिमय का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुद्रा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुद्रा ने दूर किया। देखिए, शुरू में आपका प्राचीन काल में तो मुद्रा के माध्यम से लेन देन नहीं किया जाता था, मुद्रा तो आपका बाद में आया। तो ये मुद्रा के आने से कौन सी समस्या दूर हुई, कौन सी कठिनाइयां दूर हुई। तो देखिए, मुद्रा के आने से आपका जो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां थी ये आपका दूर किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली वो होता है जैसे कि अब हम किसी भी सामान को खरीदते हैं और बेचते तो क्या देते हैं, मुद्रा दे देते हैं तो मुद्रा लेते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, जब मुद्रा आपका नहीं था उस समय मान के चलिए ये व्यक्ति है, ठीक है, इसके पास क्या है, आपका चावल है, ठीक है, क्या है, चावल है। और एक आपका व्यक्ति है बी नाम से, उसके पास आपका क्या है, दाल है, ठीक है। बी व्यक्ति को क्या चीज का जरूरत है, तो चावल का जरूरत है। तो ये क्या करेगा, ये चावल इससे लेगा तो बदले में क्या देगा, ये आपका बदले में दाल दे देता था, ठीक है। तो इसी प्रकार से लेन देन होता था, एक वस्तु लेता था तो दूसरा वस्तु इसके बदले में देता था, ठीक है। यानी कि उस समय पैसा तो नहीं चलता था, तो इसी को क्या कहते थे, इसी लेन देन को क्या कहते थे, इसी को आपका वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयां होती थी, जैसे दोहरे संयोग की कठिनाई हो गई, ठीक है, एक आपका माप की कठिनाई होगी, बहुत सारी कठिनाइयां होती थी, तो इसको आपका मुद्रा ने दूर कर दिया। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को मुद्रा ने दूर किया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का मुख्य कार्य कौन है। तो मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, लेन देन करना यानी कि विनिमय करना, यानी कि मुद्रा क्या है, आपका विनिमय का एक माध्यम है। यही आपका मुद्रा का एक प्रमुख कार्य है, मुख्य कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा विनिमय का माध्यम, यानी कि मुद्रा के माध्यम से हम लोग लेन देन करते हैं और यही इसका क्या है, मुख्य कार्य है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का गौण कार्य कौन है। देखिए, मुद्रा के आपके 3 प्रकार के कार्य होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक कार्य, एक होता है आपका गौण कार्य और एक होता है आपका आसमिक कार्य, ठीक है। तो प्राथमिक कार्य में वे सारे कार्य आ जाते हैं जो आपका एक तरह से क्या कर सकते हैं, जो आपका मुख्य कार्य होते हैं मुद्रा के, जिसे आपका विनिमय का माध्यम हो गया, ये आपका प्राथमिक कार्य में आता है। किसी वस्तु का आपका मूल्य मापन हो गया, जिसे नहीं कहते 10 रुपये kg, तो 1 kg का कितना दाम हो गया, 10 रुपया, तो माप रहे ना भाई, 1 kg बराबर आपका 10 रुपया। तो ये आपका क्या हो गया, मूल्य मापक हो गया। तो ये सब मूल्य मापक हो गया, विनिमय का माध्यम हो गया, ठीक है। तो आपका सामाजिक आय का वितरण हो गया, ये आपका आकस्मिक कार्य में आता है, ठीक है। तो विनिमय का माध्यम हो तो मूल्य मापक हो, ये आपका क्या चीज में आता है, ये आपका प्राथमिक कार्य में आता है। और गौण कार्य किसे कहते हैं, तो गौण कार्य के अंतर्गत आपका जैसे मान के चलिए उधार बाकी हम लोग कार्यभार करते हैं, ठीक है। उधार बाकी कार्यभार करते हैं तो यानी कि क्या करते हैं, विलंब से भुगतान करते हैं, उधार लिए यानी कि लेट से भुगतान करते हैं। तो जो लेट से भुगतान करते हैं ना, ये आपका मुद्रा के गौण कार्य में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विलंबित भुगतान का मान, ये आपका मुद्रा के गौण कार्य में आ जाएंगे। अगर पूछे कि प्राथमिक कार्य में क्या क्या आते हैं, तो याद रखेगा मूल्य का मापक और आपका विनिमय का माध्यम आपका प्राथमिक कार्य में आता है, सामाजिक आय का वितरण आपका आकस्मिक कार्य में आता है। जितना भी छोटा बड़ा कार्य है आपका सही आकस्मिक कार्य में आता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो प्राथमिक कार्य में ये दोनों आ जाएगा, गौण कार्य में आपका विलंबित भुगतान का मान आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका
आपको मैं करवाऊंगा ना, तो वहाँ पे मुद्रा के कार्यों को लिखने का आता है 5 नंबर में, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए कि निम्नलिखित में से मुद्रा का आकस्मिक कार्य कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या हो जाएगा, तो सामाजिक आय का वितरण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सामाजिक आय का वितरण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसकी है। यानी कि ये जो मुद्रा की परिभाषा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ये परिभाषा किसने दिया था, तो ये मुद्रा की परिभाषा आपका होटले विदर्श ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होटले विदर्श। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकालते हैं। मुद्रा का मतलब सिंपल समझिए, आप लोग क्या समझना है, पैसा। तो किस विधि से हम लोग बैंक से पैसा निकालते हैं, तो आपका देखिए बैंक हम लोग जाते हैं तो आपका विड्रॉवल फॉर्म देता है, फॉर्म भर के भी हम लोग पैसा निकाल लेते हैं, साथ ही साथ चेक के माध्यम से भी आपका पैसा निकलता है, एटीएम से भी पैसा निकालते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, ठीक है। इनमें से सभी ये सभी माध्यम से आपका क्या करते हैं, हम लोग बैंक से मुद्रा निकालते हैं, यानी कि पैसा निकालते हैं। क्लियर है बच्चों, सरल समझते हुए इसलिए आपका इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुद्रा के स्थैतिक और आपका ज्ञात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था। तो मुद्रा के आपका स्थैतिक और आपका ज्ञात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था, तो ये आपका पॉल एजिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा पॉल एजिंग। देखिए इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के स्थैतिक और ज्ञात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था, तो आपका पॉल एजिंग ने किया था, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कुछ समझने वाला बात नहीं था, ठीक है। ये परिभाषा है तो इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। जिसमें समझने वाली बात नहीं है मैं डायरेक्ट कह करके निकलूंगा, जिसमें समझाने वाला रहता है, जो थोड़ा टफ रहता है, वो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। वैसे भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जनता का बैंक कौन सा है। तो जनता का बैंक आपका व्यापारिक बैंक है। हम लोग व्यापारिक बैंक यानी कि जो आपका झारखंड ग्रामीण बैंक हो गया, SBI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, यानी कि जितने भी प्रकार के बैंक है जिसके माध्यम से हम लोग लेन देन करते हैं, यानी कि उसमें पैसा जमा करते हैं, लोन लेते हैं, पैसा निकालते हैं, तो ये आपका जिससे जनता का सीधा संपर्क होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को आपका व्यापारिक बैंक कहते हैं। और यही आपका व्यापारिक बैंक को ही जनता का बैंक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा व्यापारिक बैंक। बाकी बात केंद्रीय बैंक तो आप लोग जानते होंगे, जो हमारे देश का RBI बैंक है उसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपका सरकार का बैंक होता है। केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक होता है, तो ये आपका सरकार का बैंक होता है, यानी कि सरकार आपका केंद्रीय बैंक से लेन देन करता है। हम लोग व्यापारिक बैंक यानी कि आपका जो SBI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इससे लेन देन करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जनता का बैंक आपका क्या हो जाएगा, व्यापारिक बैंक। अगर सरकार का बैंक पूछे तो केंद्रीय बैंक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो देखिए व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य क्या हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा भी जमा करते हैं, वह पैसा को भी स्वीकार करता है, जमा को भी स्वीकार करता है, ऋण भी देता है, लोन भी देता है, साख का भी निर्माण करता है, ठीक है। तो ये सभी आपका क्या है, व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य है, प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात यानी कि CIR होता है। तो क्या होता है, देखिए साख मुद्रा का विस्तार तब होता है जब नगद कोष यानी कि CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, घटता है, ठीक है। जब CRR घटता है तभी आपका साख मुद्रा का क्या होता है, विस्तार होता है। यानी कि कह सकते हैं साख मुद्रा जो होता है आपका 1/, क्या होता है आपका CRR के बराबर होता है। यानी कि ये क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वित्त क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका एक बढ़ रहा है, विस्तार का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। और ये आपका क्या होता है, घटना तो आप लोग जान भी करते हैं। तो जब विस्तार होता है आपका मुद्रा कोष का तो ये क्या होता है, आपका घटता है, तभी इसका विस्तार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिंदगी में भी काम आता है, ATM बहुत बार जाते हैं। ATM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ATM का फुल फॉर्म होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका जिस प्रकार से बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय स्टेट बैंक है, उसी प्रकार से आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। और मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि बैंक ऑफ इंडिया क्या है, आपका व्यापारिक बैंक है, ठीक उसी प्रकार से आपका सेंट्रल बैंक भी क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी क्या है, व्यापारिक बैंक, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है
कि भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो ये आपका आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपका सरकार का बैंक कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही आपका सारे तरह की मुद्रा को छापता है, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़ करके आपका सारे तरह के मुद्रा को कौन छापता है, तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। इसे सरकार का बैंक कहते हैं, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन कार्य है, कौन से कार्य है। तो केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई के कौन से कार्य होते हैं, तो अभी बताया नोटों का निर्गमन का एकाधिकार यानी कि सिर्फ नोट छापने का अधिकार किसके पास होता है, तो केंद्रीय बैंक के पास होता है। इसे सरकार का बैंक यानी कि बैंकर कहा जाता है। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक यानी कि जो हम लोग विदेशों से लेन देन करते हैं किसके माध्यम से होता है, तो ये आपका जो यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है इसका संरक्षक कौन होता है, तो ये आपका केंद्रीय बैंक होता है। तो ये सभी कार्य आपका केंद्रीय बैंक के है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। तो केंद्रीय बैंक के द्वारा आपका कौन सा मुद्रा जारी किया जाता है, तो केंद्रीय बैंक के द्वारा आपका चलन मुद्रा यानी कि जो मार्केट में चलता है उसी मुद्रा को जारी किया जाता है। आपका मान के चलिए 2000 का नोट तो आपका बंद हो गया, तो ये जारी नहीं ना करेगा भैया, तो इसके द्वारा आपका चलन मुद्रा जो मार्केट में चलता है उसी को जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, चलन मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना आपका 1935 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। तो केंद्रीय बैंक किसके जरिए साख नियंत्रण करती है, तो केंद्रीय बैंक आपका बैंक दर के भी जरिए साख नियंत्रण करता है। ठीक है, साथ ही साथ खुले बाजार प्रक्रिया के जरिए भी करता है और CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो के जरिए भी आपका करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये सभी के जरिए आपका केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। तो केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या क्या हो गया, तो ये इसका मुख्य कार्य हो गया आपका केंद्रीय सरकार का बैंक के रूप में आपका एजेंट के रूप में कार्य करना, और तो सरकार के सलाह के रूप में भी कार्य करना। सरकार को क्या कहता है, सलाह देता है केंद्रीय बैंक। ठीक है, कि किसको लोन देना है, कौन से देश में कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ये भी बात बताता है। बैंकों का बैंक होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। नोट भी जारी करता है। तो ये सभी कार्य हैं आपका केंद्रीय बैंक के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारत में 1 रुपए का नोट जारी करता है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि सभी प्रकार के नोट, कैसा, सभी प्रकार के नोट, सिर्फ 1 रुपए का जो आपका नोट है इसको छोड़ करके सभी प्रकार के नोट को कौन जारी करता है, तो ये आपका आरबीआई जारी करता है। और जो 1 रुपए का नोट है ये कौन जारी करता है, तो ये आपका भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। देखिए इससे से रिलेटेड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है कि 1 रुपए के नोट में किसका सिग्नेचर होता है। दिमाग लगाइए, 1 रुपए के नोट में किसका सिग्नेचर होता है। देखिए सभी नोट में आपका किसका सिग्नेचर होता है, तो जितने भी नोट है उसमें आपका आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। लेकिन जो आपका 1 रुपए का नोट है ये आपका भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है और इसमें आपका वित्त सचिव का, किसका, वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। आरबीआई का गवर्नर नहीं मारिएगा, 1 रुपए के नोट में आपका वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी बस सभी तरह के नोट में आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। तो जो बैंक का एजेंसी कार्य है बच्चों, ये आपका है ट्रस्टी का कार्य करना है। क्या है, ट्रस्टी यानी कि लोगों का विश्वास होता है तभी तो क्या करते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं ना। तो जो आपका बैंक का एजेंसी कार्य है ये आपका क्या है, ट्रस्टी का कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब आपका किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आपका आय और रोजगार का निर्धारण जो आपका चैप्टर है इससे संबंधित क्वेश्चन है। इसको देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और जितना मैं करवा रहा हूँ इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। वीकली टेस्ट में तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में भी आपका इससे 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके सारे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपका कि बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाजार का नियम आपका जेबीसी ने, किसने, जेबीसी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जेबीसी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है
कि जेबीसी का बाजार नियम किस पर लागू होता है, यानी कि जो जेबीसी का बाजार नियम दिया था वो जेबीसी का बाजार नियम किस पर लागू होता है, तो ये आपका वस्तु विनिमय पर भी लागू होता है, साथ ही साथ आपका विनिमय मुद्रा विनिमय पर भी लागू होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जेबीसी का बाजार का नियम आपका वस्तु विनिमय पर भी लागू होता है, यानी कि वस्तुओं के माध्यम से जो लेन देन करते हैं उस पर भी लागू होता है, और जो हम लोग मुद्रा के माध्यम से लेन देन करते हैं उस पर भी लागू होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त ए और बी दोनों पर लागू होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि प्रतिष्ठित सिद्धांत यह मानकर चलता है कि, यानी कि जितने भी प्रकार का आपका प्रतिष्ठित सिद्धांत है ये क्या मानकर चलता है, तो ये आपका ये मानकर चलता है कि जो कुछ बचाया जाता है वो पूर्ण रूपेण विनियोग कर दिया जाता है, यानी कि जितने भी जो कुछ भी हम लोग मनी बचाते हैं ये क्या होता है, फिर से उसे क्या किया जाता है, ये आपका विनियोग कर दिया जाता है, यानी कि फिर से इसे इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ये आपका प्रतिष्ठित सिद्धांत मान करके चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार आपका अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहता है, ये भी कथन सही है। साथ ही साथ अति अथवा न्यून उत्पादन असंभव है, यानी कि अति और न्यून का मतलब क्या हुआ, यानी कि न्यून का मतलब होता है ना के बराबर, तो ना के बराबर उत्पादन आपका असंभव है, चाहे कुछ भी हो जाए आपका ना के बराबर उत्पादन नहीं होगा, हमेशा ज़्यादा ही उत्पादन होगा। हो सकता है उत्पादन में कुछ कम हो जाए लेकिन ना के बराबर उत्पादन ऐसा नहीं हो कि ना के बराबर उत्पादन हो रहा है। पहले मान के चलते 100 का उत्पादन हो रहा था किसी वस्तु का, तब 1 का उत्पादन नहीं, 100 का उत्पादन हो रहा था, कुछ भी हो जाए आपका 90 का होगा, 80 का होगा, हो सकता है 50 का होगा, लेकिन आपका 1 पर तो 10 पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार ये दोनों कथन आपका क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये और भी दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन किसका है, तो पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, ये कथन आपका जेबीसी का है। याद रखिएगा किसका कथन है, तो जेबीसी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि ट्रेंड इकोनॉमिक पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो पुस्तक आपका, इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो जेबीसी ने ही लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जेबीसी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये जो पुस्तक आपका द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये आपका जे.एम. किन्स ने लिखा है। किसने लिखा है, तो याद रखिएगा जे.एम. किन्स ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जे.एम. किन्स। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है, तो किन्स का जो आपका रोजगार का सिद्धांत दिया गया है ये किस पर निर्भर है, तो ये आपका प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। इसको किन्स का रोजगार सिद्धांत आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाऊंगा, वहां पे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपका रोजगार का सिद्धांत दिया है किसने, ये किस पर निर्भर करता है, तो ये आपका प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, यानी कि जिस भी वस्तु का आपका क्या होगा, मांग ज्यादा होगा, आपका रोजगार उस क्षेत्र में क्या हुआ, बढ़ेगा। जैसे कि कोरोना काल में क्या हुआ था, मास्क का क्या हुआ था, मास्क का मांग पूरा बढ़ गया था। ठीक है ना जी, मास्क का मांग बढ़ गया, तो मास्क बनाने वाले इंडस्ट्री में, यानी कि आपका जो क्षेत्र है मास्क बनाने वाले क्षेत्र में, उसमें रोजगार क्या हुआ था, बढ़ गया था अचानक से। कोरोना से पहले मास्क को कोई पूछता था क्या, नहीं ना पूछता था। जैसे ही अचानक से मास्क का मांग बढ़ा, वैसे ही आपका मास्क बनाने वाले क्षेत्र में क्या हुआ, लोगों की संख्या बढ़ेगा। ठीक है, और इससे क्या हुआ, रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, तो किन्स के रोजगार सिद्धांत में क्या होता है, प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि एक खुली अर्थव्यवस्था एवं में सामूहिक मांग के निम्न में से कौन से तत्व हैं, तो एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में आपका सामूहिक मांग के आपका उपभोग भी तत्व है, साथ ही साथ निवेश भी है, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किस तत्व को किसने स्थिर माना है, तो देखिए किस तत्व को आपका किसने स्थिर माना है, तो ये हो जाएगा आपका कुल पूर्ति फलन। किसको स्थिर माना है, तो कुल पूर्ति फलन को आपका किसने स्थिर माना था। ऑप्शन नंबर ही इसका करेक्ट आंसर होगा कुल पूर्ति फलन। ठीक है, इसको मैं आपको ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा आगे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि किस प्रकार से वो आपका कुल पूर्ति फलन का जो आपका ग्राफ होता है ये आपका स्थिर होता है और यही आपका अक्ष के समांतर जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं।
तो देखिए, एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो इसे कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो इसे आपका कहा जाता है समग्र पूर्ति। क्या कहा जाता है? तो इसे आपका समग्र पूर्ति कहा जाता है। समग्र पूर्ति का डिफिनेशन लिखने को आए तो इसे भी आप लोग लिख दीजिएगा कि एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में, मान के चलिए एक किसी भी देश का अर्थव्यवस्था है, तो इसमें जितने भी वस्तुओं का आपका उत्पादन किया जाता है अथवा जितने भी प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? उसके कुल मूल्य को आपका समग्र पूर्ति कहते हैं, यानी कि कुल। समग्र का मतलब क्या होता है? कुल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कुल पूर्ति कहते हैं तो समग्र पूर्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन सा है? तो जो आपका किन्स का विचारधारा है, इसके अंतर्गत आपका आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन सा है? तो इसके अंतर्गत आपका आय के संतुलन का निर्धारक आपका क्या हो जाएगा? सामूहिक मांग भी है और सामूहिक पूर्ति है, यानी कि दोनों के ऊपर आपका आय संतुलन निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। और जहां पे आपका क्या होता है? आय और जो आपका पूर्ति, सामूहिक मांग और जो आपका पूर्ति होता है ना, सामूहिक मांग और जो आपका पूर्ति होता है, जहां पे एक दोनों आपका दोनों की ग्राफ कट करता है ना बच्चों, वहीं पे आपका क्या होता है? आपका ये आपका आय संतुलन होता है। इसे अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि आय के संतुलन स्तर पर, तो आय के संतुलन स्तर पर क्या होता है? तो आय के संतुलन स्तर पर आपका बचत और निवेश क्या होता है? दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आय के संतुलन स्तर पर क्या होता है? तो बचत और निवेश दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्न में से किसमें वृद्धि होती है? तो देखिए, सामूहिक मांग किसे कहते हैं पहले ये समझिए। देखिए, पूरी अर्थव्यवस्था के द्वारा जो मांग की जाती है समूह के रूप में, उसी को क्या कहते हैं? सामूहिक मांग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपका किसी भी तरह से मांग में वृद्धि होता है, जैसे मैंने आपको मास्क वाला केस लेकर के समझाया कि कोरोना में जैसे आपका मास्क के मांग में वृद्धि हो गई, उससे क्या हुआ? आपका मास्क का उत्पादन तेजी से होने लगा। ठीक है, तो पहले ये समझिए कि मांग में अगर किसी भी तरह से वृद्धि होती है तो उत्पादन क्या होगा? मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि होगा। ठीक है, उत्पादन करेगा उस वस्तु का, तो उत्पादन में वृद्धि होने से क्या होगा? आपका उत्पादन में वृद्धि होने से आपका लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि ज्यादा उत्पादन करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो ज्यादा लोगों को इससे क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि होने से आपका रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलने से क्या होगा? आय में वृद्धि होगी, लोगों को आपका आय क्या होगा? आय मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है? आपका सामूहिक मांग में वृद्धि होने से आपका आय में भी क्या होता है? वृद्धि होता है, रोजगार में भी वृद्धि होता है और उत्पादन में भी वृद्धि होता है, तीनों में वृद्धि होता है। ठीक है, तो चलिए समझ गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उपभोग फलन का विचार किसने प्रतिपादित किया? तो उपभोग फलन का विचार आपका किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा किन्स ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उपभोग निर्भर करता है। तो उपभोग का पहले मतलब क्या होता है समझिए। जैसे मान के चलते हैं ये एक कलम का यूज हम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? कलम से लिख रहे हैं, यानी कि कलम का क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। सेब खा रहे हैं तो सेब का उपभोग कर रहे हैं, यानी कि जो सामान का यूज कर रहे हैं तो हम लोग खा पी रहे हैं तो उसका सेवन कर रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे? उपभोग कहेंगे। ठीक है, तो उपभोग किस पर निर्भर करता है भैया? तो ये आपका आय पर निर्भर करता है। जैसे कि जिसके पास पैसा है वो क्या कर रहा है? एप्पल का मोबाइल का उपभोग कर रहा है। ठीक है, जिसके पास कम पैसा है वो आपका सैमसंग का मोबाइल ले रहा है। ठीक है, जिसके पास और कम पैसा है वो आपका एमआई का मोबाइल ले रहा है। ठीक है, तो ये आपका किस पर निर्भर कर रहा है? तो पैसा यानी कि आय पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उपभोग किस पर निर्भर करता है? तो आय पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निवेश के निर्धारक तत्व कौन से हैं? तो निवेश के निर्धारक तत्व आपका पूंजी की सीमांत क्षमता होती है। पूंजी की सीमांत क्षमता पर भी आपका निवेश आपका निर्धारित होता है, साथ ही साथ आपका ब्याज की दर पर भी निवेश निर्धारित होता है। तो ये और बी इसका दोनों करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ये और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है? तो किन्स के अनुसार आपका विनियोग से, कौन से विनियोग से अभिप्राय है? वित्तीय विनियोग से कि वास्तविक विनियोग से? तो किन्स के अनुसार आपका विनियोग से अभिप्राय है वित्तीय विनियोग से भी और आपका वास्तविक विनियोग से भी। ठीक है, दोनों प्रकार के विनियोग से आपका किन्स का अभिप्राय है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से
वास्तविक निवेश कौन सा है? तो देखिए वास्तविक निवेश का मतलब वो होता है जो आपका तुरंत बदले नहीं है, ठीक है, जिसपे तुरंत ही आपका परिवर्तन नहीं आता हो, जैसे भवन का निर्माण, ठीक है, ये आपका लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक चलेगा, इसमें तुरंत ही बदलाव नहीं किया जाएगा। आप घर बनाते हैं तो क्या तुरंत ही तोड़ उड़ नहीं देते हैं जी, 5-10 साल में, ये आपका 30 साल चलता है, 40 साल चलता है। तो जो आपका लॉन्ग टर्म में देखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, वास्तविक निवेश कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भवनों का निर्माण। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में हम लोग क्या कहें, मशीन खरीद करके लगाए, मशीन लगाएं, ठीक है, तो मशीन भी क्या तुरंत नहीं बदल देंगे, लॉन्ग टर्म के बाद बदलेंगे मशीन को, तो मशीन को भी क्या कहेंगे आपका, जमीन खरीदे, जमीन को भी क्या कहेंगे आपका, वास्तविक निवेश कहेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका कि विनियोग गुणक का विचार दिया था। तो विनियोग गुणक का विचार किसने दिया था? तो ये आपका किसने दिया था, किसने दिया था, उत्पादन फलन का भी विचार किसने दिया था और विनियोग गुणक का विचार भी किसने दिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध है। तो गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध कैसा होता है? तो ये आपका सीधा होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सीधा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे मैं बता रहा हूँ आपको सीधा कैसे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सा कथन सत्य होता है? तो देखिए एक आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एमपीसी, क्या होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो यही फार्मूला आपका सत्य हो जाएगा। कौन सा पद कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। जहाँ पे आपका एमपीसी का मतलब क्या होता है? एमपीसी का मतलब होता है आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। क्या होता है आपका एमपीसी का मतलब? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। जबकि एमपीएस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? आपका 1 प्राप्त होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 नंबर में पूछा जाता है, ये सिद्ध करने को भी आता है। मैं आपको जब मैं मैथमेटिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना तो वहां पे आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 आपका कैसा होता है। सिंपली भी आप ध्यान रखें कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर कितना होता है? आपका 1 होता है। और आपका 1 होता है आपका एपीसी प्लस एपीएस, ठीक है, दोनों बराबर भी आपका 1 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही है कि एपीसी प्लस एपीएस बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। एपीसी का मतलब क्या होता है? तो एपीसी का मतलब होता है औसत उपभोग प्रवृत्ति। और जबकि आपका एपीएस का मतलब क्या होता है? तो औसत बचत प्रवृत्ति होता है, ठीक है। औसत बचत प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति का बराबर भी क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एमपीसी प्लस एमपीएस, तो अभी बताएं कि एमपीसी प्लस एमपीएस पूछे तो एपीसी प्लस एपीएस पूछिए, दोनों का बराबर क्या होता है? आपका 1 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि गुणक को निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? यानी कि गुणक यानी कि के बराबर फार्मूला क्या होता है? सो आपसे पूछा जा रहा है। तो के बराबर फार्मूला क्या होता है? तो डेल्टा वाई बटा क्या होता है? डेल आई आपका के बराबर फार्मूला होता है। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। के को किस, के का मतलब क्या होता है? तो के का मतलब होता है आपका गुणक, ठीक है। और डेल वाई का मतलब क्या होता है? तो डेल वाई का मतलब होता है आई में परिवर्तन। वाई को किससे दर्शाया जाता है? तो वाई को आपका वाई को आपका आई से दर्शाया जाता है, मतलब आई को वाई से दर्शाया जाता है। और डेल का मतलब क्या होता है? त्रिभुज का निशान का मतलब हो जाता है आपका परिवर्तन, यानी कि आई में परिवर्तन। और आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है निवेश, ठीक है। और डेल का मतलब तो जानबे करते हैं परिवर्तन होता है, ठीक है। तो डेल आई का मतलब क्या हो गया? निवेश में परिवर्तन। तो याद रखिएगा गुणक बराबर क्या होता है? तो आई में परिवर्तन बटा क्या होगा? आपका निवेश में परिवर्तन। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा? अधि सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर 0.2 दिया हुआ है। यानी कि देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को किससे दर्शाते भाई? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को आपका एमपीसी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो एमपीसी बराबर क्या होगा? सो आपसे पूछ रहा है। जबकि एमपीएस बराबर आपका क्या दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया भाई कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है? आपका 1 होता है, ठीक है। ये तो फार्मूला आप लोग जानते हैं ना दोस्त। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, देखिएगा, ठीक है। तो देखिए एमपीसी बराबर कितना, एमपीसी निकालना है, एमपीएस बराबर कितना दिया हुआ है? 0.2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली बैठा दीजिए, ठीक है। एमपीसी, थोड़ा सा सर्दी धर लिया। एमपीसी प्लस क्या हो जाएगा आपका? एमपीएस बराबर 0.2 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एमपीसी को इधर रखिए और 0.2 यहाँ पे प्लस में है तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? इधर ले आएंगे तो आपका
माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.2 बराबर क्या आ जाएगा 0.8, ठीक है। इस प्रकार से निकालिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 0.8। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है भाई, कलर चेंज करते हैं। देखिए कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 हो तो गुणक का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए जब भी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान आपका 1 दे दिया जाए तो गुणक का मान क्या हो जाएगा, तो गुणक का जो मान हो जाता है ये आपका हो जाएगा अनंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझिएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, गुणक का मान पूछ रहा है यानी कि के बराबर पूछ रहा है। तो देखिए के बराबर आपका 2 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा तो उसे आप लोग याद रखिएगा। तो के बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो के बराबर होता है आपका 1 माइनस MPC, ये होता है आपका के बराबर फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए बच्चों एक के बदले 1 लिख दिए, फिर यहाँ पे 1 दिया हुआ है और MPC का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, MPC बराबर क्या दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 1 का ऊपर 1 ही रह गया, अब 1 यहाँ पे है, 1 में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, तो 0 हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को हम लोग 0 से भागा देते हैं तो क्या हो जाता है, अनंत होता है ना भाई, ये तो आप लोग जानते हो ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनंत इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x/0 8/0 क्या होता है, अनंत होता है। किसी भी चीज़ को 0 से भागा दीजिए भाई, उसका मतलब क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनंत, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है। तो किन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसे आपका किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कौन से कारण हैं। तो देखिए अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आपका सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। जब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होता है तब आपका अतिरिक्त मांग यानी कि ज़्यादा मांग उत्पन्न होता है। साथ ही साथ मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होता है, तब भी आपका क्या होता है, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होता है यानी कि ज़्यादा मांग उत्पन्न होता है। करों में कमी, करों का मतलब यहाँ पे कारों मत समझ लीजिएगा, ठीक है। कर का मतलब क्या आपका टैक्स, टैक्स में जब आपका कमी कर दी जाती है तब भी आपका अतिरिक्त मांग यानी कि ज़्यादा मांग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये सभी कारण होने से आपका क्या होता है, अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा मांग उत्पन्न होता है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में शामिल है। तो घरेलू अर्थव्यवस्था में आपका परिवार क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र और शासकीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी आपका घरेलू अर्थव्यवस्था में शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किन्स के अनुसार अति उत्पादन, अति का मतलब क्या होता है, देखिए अति का मतलब होता है आपका कम, अति बहुत ही कम, ठीक है। तो कम उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो कम उत्पादन कब होगा, जब क्या होगा, मांग ही नहीं करेंगे तो उत्पादन क्या करेगा। मान के चलिए यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, चावल, ठीक है। अगर चावल को खाएगा ही नहीं तो उगा के फायदा क्या है, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका, बहुत ही कम आदमी चावल खाएंगे तो कम ही उगाना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, जब मांग में कमी होगा, ठीक है, मांग में कमी होगा तो आपका उत्पादन में भी कमी होगा। मार्क्स वाला आप लोग एग्जाम्पल देते हैं, समझ लीजिए मार्क्स से पहले उत्पादन कम होता था, तो कारण क्या था, आपका बहुत ही कम मांग होता था मार्क्स का, इस वजह से आपका कम उत्पादन होता था और उस क्षेत्र में आपका बेरोजगारी भी था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका ये कुल मांग में कमी के कारण क्या होता है, आपका अति उत्पादन यानी कि कम उत्पादन और आपका कम ज़्यादा बेरोजगारी होता है, ठीक है। अति उत्पादन यानी कि कम उत्पादन होता है और बेरोजगारी भी इसका मुख्य कारण है, ठीक है, कुल मांग की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि बेरोजगारी की समस्या का तात्पर्य है। तो बेरोजगारी की समस्या का तात्पर्य है ऐच्छिक बेरोजगारी की समस्या से भी और अनैच्छिक बेरोजगारी की समस्या से भी, ठीक है। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किन्स के अनुसार बेरोजगारी दूर की जा सकती है। तो किन के अनुसार बेरोजगारी कैसे दूर की जा सकती है। तो किन्स ने बताया है कि बेरोजगारी को हम लोग समग्र मांग को यानी कि कुल मांग को बढ़ा करके दूर कर सकते हैं। जब कुल मांग बढ़ेगा, पहली बात समझिए कि मांग बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर से मास्क वाला एग्जाम्पल समझिए, मांग बढ़ेगा तो क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका जो क्षेत्र में बेरोजगार पड़े लोग थे तो वो भी काम करने आएंगे तो क्या होगा, आपका इनकम बढ़ेगा तो बेरोजगारी दूर हो जाएगा भैया, ठीक है। तो समग्र मांग बढ़ा करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है कि मंदी दूर करने के लिए किन्स के विचार में, तो मंदी दूर करने के लिए किन्स ने क्या विचार दिया है, तो किन्स ने कहा था कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना चाहिए यानी कि सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मंदी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या,
सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। वीडियो आपका लंबा हो रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।